अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। हुकूमत पुरएतमाद है कि 3 सालों में हमने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया है, मईशत की स्ट्रेंथ दुरुस्त कर दी है, यहाँ से चीज़ें बेहतर होंगी और अब सस्टेनेबल तरक्की की तरफ यानी पायदार तरक्की की तरफ मुल्क जाएगा। जो बूम बस साइकिल है कि मईशत बेहतर होने लगती है, करंट अकाउंट खसारा बढ़ता है और उसके बाद मईशत दोबारा बैठ जाती है, पाकिस्तान दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाता है, फिर शरह सूद बढ़ती है, इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश की जाती है। इस बूम बस साइकिल से हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान निकल चुका है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अच्छा परफॉर्म कर रही है, करंट अकाउंट कंट्रोल में रहेगा, जिसकी वजह से मईशत अब बेहतर रहेगी और बरामदात भी बढ़ेंगी। 31.2 अरब डॉलर्स का बरामदात का हुकूमत ने टारगेट रखा है। तो ऐसे में हुकूमत कह रही है कि ऑपोजिशन के पास अब करने को कुछ है नहीं, इसलिए वो सिर्फ नारे मार सकते हैं। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब, 3 साल तक आप तनकीद करते रहे, लिखते भी रहे, टॉक शोज़ में भी बात करते रहे, मगर 3 साल बाद ये अब आपको मानना पड़ेगा कि जो हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बुरी थी, जिसकी वजह जिस वक्त PDM भी उरूज पर थी, अब वो नहीं है। मुआशी अशारिया बेहतर हैं, 4% की पिछले साल तरक्की दिखाई है, 5% का अगले साल टारगेट है, जिसकी वजह से हुकूमत का अब इमेज बेहतर होना शुरू हो रहा है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही। शायद साहब शुक्रिया। देखें, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें कि मईशत बेहतर हुई है तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप 3 साल से कंपेयर करें, पिछले 3 साल पहले जब हम छोड़ के गए थे, तो उससे तो मईशत बहुत ज़्यादा बुरी हुई है, बहुत ज़्यादा तनज़्ज़ुली में आई है। 13.5% औसतन पाकिस्तानी को गरीब करा है। मईशत का हजम कम हुआ है आपका 6% से और पाकिस्तानी बढ़ गए 7% से। तो आपका हर पर कैपिटा GDP जो है वो 13% से कम हुआ है। साथ साथ आपका हर पाकिस्तानी जो है वो 60% से ज़्यादा मकरूज़ हो गया है। तो एक आदमी जिसको आपने 60% ज़्यादा मकरूज़ कर दिया और उसको आपने 13% से उसकी आमदन कम कर दी, आप कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा हो गया है? और ये बूम बस साइकिल की जो आप बात कर रहे हैं, बस तो इन्होंने किया। 13% जाके इंटरेस्ट ये लेके आए, 40% डिवैल्यूएशन इन्होंने करी है, तो बस्ट इन्होंने करा है। अब ये बात दुरुस्त है कि पिछले साल से जो कोविड इफेक्टेड साल था उससे हम बेहतर हैं, लेकिन किसी शुमारिये के हिसाब से हम 3 साल से बेहतर नहीं है। ये जो आपने मुख्तलिफ अदालत शुमार दी, इस पर बात करने से पहले जब आप ये कहते हैं कि जी इन्होंने बस्ट किया था, देखिए इन्होंने हैंडल ठीक नहीं किया, ये तनकीद तो समझ में आती है, मगर बस्ट कैसे किया था? 19 अरब डॉलर का 3 साल पहले, जब आप कहते हैं कि 3 साल पहले के मुकाबले में कारकर्दगी अच्छी नहीं है, इनके अपने पिछले साल के मुकाबले में अच्छी है, ठीक है, आपने 5.5% की ग्रोथ जरूर छोड़ी थी, मगर 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा भी छोड़ा था। तो उस खसारे से निमटने के लिए किसी ने कुछ तो करना था। आप भी दोबारा हुकूमत में था, आपने करना, इन्होंने सही हैंडल नहीं किया, आप ये जरूर कह सकते हैं, मगर बस तो होना ही था। वो बस पर तो आप खड़े थे जब आप छोड़ के गए। बिल्कुल नहीं होना था। अगर देखें, हम 6% छोड़ के गए थे करंट अकाउंट डेफिसिट, तो आप 2008 में जाएं, जब मुशर्रफ साहब जो गए थे तो पीपल्स पार्टी आई थी, तो उस वक्त वो 8.14% करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे। जिस साल हमारा 6% करंट अकाउंट डेफिसिट था, बरतानिया का भी मेरे ख्याल से 5.5% के ऊपर था। कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप इस किस्म की रैपिड डिवैल्यूएशन करते और इकोनॉमी को बस में ले जाते। और इनफैक्ट असद उमर साहब के आप शुरू के बयानात देखें तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि GDP ग्रो होगी। वो तो जब इनसे हैंडल नहीं हुआ और इनसे गड़बड़ हो गई, तब इन्होंने जाके कहा कि या तो मुस्लिम लीग का कसूर है। भाई 1 साल तो आप बगैर IMF के भी रहे थे ना, और उसके बाद जो IMF की आपने शराइत मानी, तो ऐसी मानी कि आपको सेक्रेटरी फाइनेंस को नेगोशिएशन से निकालना पड़ा। तो ये तो इन्होंने करा है 13% इंटरेस्ट रेट, ये तो इन्होंने करा है कि आपने जाके सर्कुलर डेट डबल कर दिया, आपने जाकर अपने पाकिस्तान की डेट पेमेंट्स बड़ी कर दी, आपने डेफिसिट बड़ा कर दिया। ये तो सारी गड़बड़ इन्होंने करी है। मगर वो हो गया 3 साल में। अब क्या है? अब यह है कि 5% की अगले साल के लिए ग्रोथ और 2 से 3% का करंट अकाउंट खसारा, 8 से 9 अरब डॉलर का, जो कि स्टेट बैंक भी इस वक्त टारगेट कर रहा है। इससे बेहतर क्या सिचुएशन हो सकती है जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही हो, इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही हो, एक्सपोर्ट्स का 31.2 अरब डॉलर का टारगेट हो? आपका इलेक्शन स्लोगन रह क्या जाना है अगर ये सारी की सारी चीज़ें अचीव कर रही हो? सर 3 साल से ये एक्सपोर्ट की बात करते हैं और हर साल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हर माह जो है वो एक कहते हैं कि इस साल टेक्सटाइल ने बड़ा अच्छा करा, या टेक्सटाइल ने परू में अच्छा कर लिया, या इस साल बनियान जो हैं वो चली बड़े ज़्यादा चले गए। लेकिन सच्ची बात ये देखें कि पहले 2 साल इन्होंने एक्सपोर्ट कम करा हमसे, 30% 40% डिवैल्यूएशन के बाद। इस साल अगर एक्सपोर्ट बढ़ाइए तो जहां हम छोड़ के गए थे 24.8 बिलियन पे, तो 25.6 बिलियन पे पहुंचे हैं। 3.25% बढ़ाइए। आप 3.25% इंटरेस्ट 3 साल में बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, जबकि आपकी इंपोर्ट वहीं जाके खड़ी हो गई है। अगले माली साल में, इस रवा माली साल में ये 38 बिलियन डॉलर का या 39 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट करेंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूं, अल्लाह ना करे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कोई चांस नहीं है कि 10 बिलियन से कम करंट अकाउंट डेफिसिट हो और शायद 12 बिलियन हो जाए, 4% ऑफ GDP। मगर अगर 10 अरब डॉलर होता है और 5% की ग्रोथ होती है, तो जिस पॉइंट पर आप छोड़ के गए थे उससे बेहतर है। देखिए, अगर
इस तरह की ग्रोथ जिस तरह इस तरह की 4% हुई है, जिसमें 3% एक्चुअल हुई है और 1% ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हुई है, तो वो तो नहीं, क्योंकि इन्होंने ये आपके बारे में भी कहते थे कि आप लोग नंबर मैनिपुलेट करते हैं, आप कह रहे हैं वो करते हैं, फजिंग के एग्जाम एक दूसरे पर। देखें शाहजेब भाई, ये बात तो अब सामने आ गई है ना कि किस तरह हुआ है और एक 1% बढ़ाया गया था, लेकिन चले छोड़ दें, लेकिन नहीं तो नजर आ जाती। देखें ना आप, लेकिन अल्लाह करे हो जाए 5% ग्रोथ, अल्लाह करे हो जाए, मतलब ऑब्वियसली मतलब एज अ पाकिस्तानी आई वांट टू देयर टू बी ग्रोथ, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस पाकिस्तान के अंदर आज 80 लाख से 90 लाख लोग बेरोजगार हैं। 50 लाख लोगों को इमरान खान के 3 सालों में बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। 2 करोड़ लोग इमरान खान के ज़माने में पावर्टी में चले गए। वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है कि 40% पाकिस्तानी, यानी कि 10 में से 4 पाकिस्तानी फूड इनसिक्योर हैं, 3 में से 1 पाकिस्तानी, 1/3 पाकिस्तानी अंडर पावर्टी। यू नो व्हाट इज पावर्टी लाइन? 18,600 रुपये अगर तनख्वाह हो या आमदन हो 6 लोगों की, फैमिली ऑफ 6, तो उसके नीचे पावर्टी है। उस पावर्टी के अंदर 1/3 पाकिस्तानी है, 1/3 पाकिस्तानी। 2 करोड़ लोगों को इमरान खान ने पावर्टी में डाल दिया है। 3 साल के अंदर तकरीबन 30% इन्फ्लेशन कर दी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो हर माह मार्च से 19, 17, 18% बढ़ता है। गरीब लोगों के लिए ज्यादा इन्फ्लेशन अफेक्ट कर रहा है। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में भी आ रही है। मैं आपसे फिर ये बात कर रहा हूं कि आप जब 2023 में इलेक्शन के लिए जा रहे होंगे तो आपके पास इलेक्शन स्लोगन होगा क्या? ये आप कारकर्दगी बता रहे हैं 3 साल की, उस पर तो जाहिर है बहुत ज्यादा तनकीद होती है, मगर अगले साल के लिए एक तो इन्फ्लेशन ये सिंगल डिजिट में ले आए हैं, 8.4% अगर इन्फ्लेशन रहती है जो कि 2 महीने कंसिस्टेंट रही है। साथ में मैं फिर कह रहा हूं कि अगर एक्सपोर्ट्स पे इनका फोकस है, आप इसहाक डार साहब से ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स को कोशिश कर रहे हैं कि ये बढ़ें, अगर एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हो जाती हैं तो आपके पास स्लोगन क्या है? आखिरी साल में जो एंड होगा हुकूमत का वो काउंट करता है, अगर उसमें सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन है और ग्रोथ भी बेहतर है तो फिर आपके पास क्या है इनको काउंटर करने के लिए? देखिए, गुजारिश ये है कि एक्सपोर्ट, फिर से मैं कह देता हूँ कि पहले साल ये बड़े ट्वीट करते रहे कि हम आएंगे, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाया, कम हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट $500 मिलियन कम हुआ, अगले साल $2 बिलियन कम हुआ है, इस साल जाके ये पहुंचे हैं $25.6 बिलियन। इनको रेमिटेंसेस से सपोर्ट मिल रही है? नहीं, बिल्कुल रेमिटेंस से सपोर्ट। अगले साल ये $30-31 अरब की एक्सपोर्ट पर चले गए भाई, देखें मेरी बात, $30-31 अरब की रेमिटेंसेस होती हैं, अल्लाह करे हो जाए तो पाकिस्तान, देखिए मेरी बात, तो एक 5% की ग्रोथ की इकोनॉमी में ये वो हुकूमत है, 3-3.5% का करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हालत है? नहीं, देखें ये वो देखिए मेरी बात सुनिए, पहले साल इन्होंने 9.1% डेफिसिट किया, एवरेज पे 8% बजट डेफिसिट करते हैं, 3500 अरब रुपए से ज्यादा सालाना डेफिसिट करते हैं, जबकि हमारी औसत जो थी वो 1500 अरब रुपए की थी। अगेन 3 साल पहले तक नहीं, 3 साल की बता रहा हूं। इस साल 7.1%, अगले साल अगर ये 6% के आसपास आ जाते हैं तो वो भी कंटेन हो गया। अगले साल 7% से कम नहीं कर सकेंगे, किसी साल नहीं कर सकते, 7% डेफिसिट करेंगे। पिछले 5 महीनों के अंदर 6 महीनों में SPI जो है वो किसी महीने में, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स किसी महीने में 16% से कम नहीं हुई है। फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में जो लोवेस्ट जो क्वांटाइल है, जो गरीब तरीन 20% लोग हैं, वो सबसे ज्यादा हर्ट हैं। अब आप देखें ना, आप सोचें, आप ओवरऑल नंबर देखें कि GDP पर कैपिटा जो है वो 13% से कम हुई है। इसका मतलब है कि मिन हासिल कौम हम गरीब हुए हैं, औसतन पाकिस्तानी गरीब हुआ है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोग जो हैं पावर्टी में चले गए हैं, आप कह रहे हैं कि 40% लोग फूड इनसिक्योर हो गए हैं, आपके पास 80-85 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, 50 लाख लोग इमरान खान के ज़माने में अनएम्प्लॉयड हुए हैं, फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि मईशत आपको अच्छी लग रही है तो फिर ठीक है। मगर देखिए, एक तो ज़ाहिर कोरोना से पहले भी मुआशी कारकर्दगी नहीं थी अच्छी, मगर कोरोना भी आया है जिसकी वजह से भी एक तो प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, आप अगर करंट अकाउंट से फिस्कल की साइड पर आए हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि अगले साल भी 7% होगा? 2 साल टैक्स टारगेट नहीं पूरा हुआ, खर्चे ज़्यादा थे। तीसरे साल टैक्स टारगेट 200-300 अरब रुपए से मिस हुआ है, मगर 7.1% का फिस्कल डेफिसिट है। अगले साल तो अभी 2 माह में 23% ज़्यादा कलेक्ट किया है। 2 महीने का जो टारगेट था जुलाई और अगस्त का, उससे 23% ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया है। 850 अरब रुपए इकट्ठे हो गए हैं। गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि हम 5,829 अरब रुपए से ज़्यादा करेंगे, तो फिस्कल डेफिसिट क्यों ज़्यादा होगा? गुजारिश ये है कि पहले उस तरह शुरू कर लेते हैं कि अगर इंपोर्ट, इस वक्त ये 55% रेवेन्यू सिर्फ पोर्ट पे जमा कर रहे हैं, 55% रेवेन्यू, ठीक है। 2 महीने में अगर इनका रेवेन्यू टारगेट मीट हुआ है, वो इसलिए मीट हुआ है कि इंपोर्ट बढ़ जाए। शौकत साहब कहते हैं कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी में इनडायरेक्ट टैक्सेस आमतौर पर पहले बढ़ते हैं। पता नहीं, देखें, हमको तो ये 10 साल से PTI वाले समझाते थे कि डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा बढ़ाओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करो। अब इन्होंने उल्टी रिविश कर ली है, 3 साल से इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं, इस साल ये इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो इंपोर्ट का आपका गैप, ट्रेड गैप पाकिस्तान का हाईएस्ट जो है वो 39 बिलियन का इस साल ये करके दिखाएंगे आपको। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। लेकिन आप देखें, आई एम नॉट वरीड अबाउट के स्लोगन, अल्लाह करे 2 साल के अंदर मईशत अच्छी हो जाए। मैं आपको, शाहजेब भाई मेरी बात सुने सीरियसली, मैं आपको पता है कि कुछ अर्से तक जेल में भी रहा हूँ। मैं कुछ दिनों पहले एक प्लॉट देखने गया था।
भाई के साथ, तो मैं उस प्लॉट चौर दीवारी थी, उसके अंदर एक छोटी सी क्वार्टर बना था, तो मैं उस क्वार्टर में जाके देखा जो चौकीदार रहता था। एक खाटिया थी और सिर्फ कोई उसके एक तकिया पड़ा था, कोई फर्नीचर और नहीं था, और प्लास्टिक की थैलियों पे कीलों पे उसका सारा ज़िंदगी का सामान लटका हुआ था। मैं जब जेल में था तो मैं किसी दुकान पे नहीं जा सकता था क्योंकि मैं कैद में था। ये आदमी इसलिए दुकान पे नहीं जा सकता कि ये पावर्टी के अंदर है, कुछ जाके खरीद नहीं सकता। मैं तो 5 महीने में निकल आया, शायद अब्बासी निकल आया, शहबाज शरीफ निकल आया, हमने वो कर्ज चुकाए जो वाजिब नहीं थे। लेकिन ये आदमी जो है ना, ये पावर्टी के अंदर रहेगा ज़िंदगी भर। और इमरान खान ने उनकी सलाहों को और मजबूत कर दिया है। हर पाकिस्तानी को 60% से इसने मकरूज कर दिया है और हर पाकिस्तानी को 13% से गरीब कर दिया है। ये जो PTI वाले एक भाई हमारे जो हैं, वो एक किसी को ये इसकी कंपनी अच्छी हो गई, ये पैसे बड़े कमा लिया, ये सेक्टर अच्छा हो गया, ओवरऑल तो पीछे जा रहे हैं ना आप बात करते हैं। ये जो आप हालात बता रहे हैं, ज़ाहिर गुर्बत में अगर इजाफा हुआ है तो वो कॉन्सिक्वेंस है कम ग्रोथ का, मगर जब ग्रोथ बेहतर होगी तो ज़ाहिर लोगों के हालात भी ठीक होंगे। जब होगी तो होगी ना भाई, अल्लाह करे हो जाए। 4% का टारगेट लास्ट ईयर पिछले साल टारगेट से ज़्यादा अचीव किया है, अगले साल 5% क्यों नहीं होगा? और 5% नहीं होगा तो लोगों के हालात अच्छे क्यों नहीं होंगे? अगले साल अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखें ना, दिस इज गवर्नमेंट जिसने सर्कुलर डेट डबल करा जबकि बार बार टैरिफ बढ़ाया। वो कह रहे हैं उसमें भी हमने इजाफा कम कर दिया है। वो कह रहे हैं जैसा हमें मिला था अब सर्कुलर डेट में इजाफा 1100 इनके हिसाब से हम 1062 पे छोड़ के गए थे, 1060 पे, 1100 पे इनको मिला था। ये 2300 के ऊपर तो ये खुद कहते हैं, मैं कहता 2400-2500 है, चले वो ठीक है। ये कब कहा है इन्होंने? 3-4 मरतबा आपके बिजली के रेट नर्ख बढ़ाए ये कह के कि हम सर्कुलर डेट खत्म करेंगे, लेकिन सर्कुलर डेट कम खत्म नहीं हुआ। हमने एवरेज पे 13% से कम पे वो खरीदी है LNG, ये माशाल्लाह से 27-28% पे LNG खरीदते हैं। ये शायद इनकी LNG के अंदर कोई कुछ ज़्यादा खुशबू आती होगी। ये डबल महंगी LNG ले रहे हैं। इनसे 3 साल के अंदर एक पाइपलाइन नहीं लग सकी, एक टर्मिनल नहीं लगा था। इनसे क्या लगा रहे हैं? अगेन रूस के साथ पाइपलाइन भी लगा रहे हैं। इनके बारे में गालिब ने कहा है ना कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, जब होगा तब देखेंगे। अब तक तो ये कुछ नहीं कर सके आए। ये इन्होंने अब तक क्या करा है मुझे बताइए? क्या ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स किया है? कोई सिविल सर्विस रिफॉर्म किया है? कोई लीगल रिफॉर्म्स किया है? यही कह रहा हूं कि 3 साल जो फेलियर है वो उस पर इलेक्शन लड़ेंगे या अगले 2 साल की कारकर्दगी पर आपका मुकाबला करेंगे और आपको उसे चैलेंज करना पड़ेगा? क्योंकि रशिया के साथ पाइपलाइन बिछाने जा रहे हैं, मजीद टर्मिनल्स की भी ये बात कर रहे हैं, तो आगे जाके चीजें अगर 2 साल में बेहतर होंगी तो आपके लिए चैलेंज होगा। आप इनको पिछले 3 साल पे चैलेंज करेंगे, अगले 2 साल के लिए पर चैलेंज करेंगे। इलेक्शंस तो अब जब होंगे और अल्लाह ताला खैर करेगा। हम भी 5.5% ग्रोथ या 5.8% ग्रोथ पे इलेक्शन हार गए थे, उसको छोड़ दो। आई एम नॉट वरीड अबाउट इलेक्शन। आपने ये तो माना हार गए थे? नहीं मतलब मतलब वो खैर छोड़ दे, मैं उस पर नहीं तफसील में जाता। मेरी गुजारिश ये है कि एट दिस पॉइंट आई एम नॉट वरीड अबाउट के इलेक्शंस फ्रॉम 2 years, आई एम वरीड अबाउट कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है। और जिस मईशत के अंदर शाहजेब भाई 40% पाकिस्तानी, 10 में से 4 पाकिस्तानी फूड इनसिक्योर हैं। जिस मईशत के अंदर लोग मगर ये जो आप फूड इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जो इलेक्शन के डायनामिक्स है, क्योंकि अब आपने बात कर दी कि आपका तो ये कहना है ना कि 5.5% की हमारी ग्रोथ थी, इलेक्शन हमें हरा दिया गया। तो जो डायनामिक्स आपके 2018 में खिलाफ थे, 2023 में अगर वो भी खिलाफ होंगे और मईशत के डायनामिक्स ये होंगे, नंबर्स ये रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, इलेक्शन जीत पाएंगे आप लोग? यार आप फिर इलेक्शंस पे आ रहे हैं। देखिए अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, मतलब अल्लाह ताला फाइनेंस मिनिस्टर तो आप हैं मगर कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स भी करते हैं ना, इसलिए मैं आपसे सियासत प्लस इकोनॉमी दोनों के सवाल कर रहा हूं। मैं आप बिल्कुल सवाल करें, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि एट दिस पॉइंट आई एज अ पाकिस्तानी वांट पाकिस्तान टू ग्रो। आई एज अ पाकिस्तानी वॉन्ट पाकिस्तान टू थ्राइव। आई डोंट वांट कि गरीब लोग गरीब रहें ताकि मैं वोट ले सकूं। ये हमारी सियासत मुस्लिम लीग की नहीं है, इसलिए मैं सियासत में नहीं आया हूं अपना कारोबार छोड़ के। लेकिन जिस मुल्क के अंदर आप 3 साल के बाद 4 साल के बाद LSM का इंडेक्स वहीं पे खड़ा हुआ हो, जिस मुल्क के अंदर 18-20% होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रही हो, जिस मुल्क के अंदर 40% लोग फूड इनसिक्योर हों, 33% लोग पावर्टी के अंदर हों, 15% अनएम्प्लॉयमेंट हो, 50 लाख लोगों को इमरान खान ने अनएम्प्लॉयड कर दिया, उस मुल्क के अंदर आप कैसे कह सकते हैं कि मईशत अच्छी चल रही है? मेरी समझ से बाहर है। जबकि 5 साल पहले आपकी ग्रोथ ज़्यादा थी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम थी, आपकी पावर्टी कम थी और हर चीज़ बेहतर हो रही थी। आपका इस वक्त जिस साल जो ट्रेड डेफिसिट, एक PTI बात करती है कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल किया है, इस साल जो ट्रेड डेफिसिट होगा वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड होगा जिस तरह ये चल रहे हैं। मगर वो जब आप ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं, अगेन उसमें करंट अकाउंट को अगर सपोर्ट मिलती है रेमिटेंसेस से, फिस्कल की बात करते हैं तो फिस्कल साइड पे भी वो कहते हैं कि जी इंटरेस्ट पेमेंट का बोझ इतना बड़ा है, अदरवाइज प्राइमरी बैलेंस तो हमने बड़ा कंट्रोल करके रखा है, बहुत डिसिप्लिन में हमने। जब आप इतना ज्यादा कर्ज बढ़ा के गए थे बकौल उनके, जिसकी वजह से सूद इतना अदा करना पड़ रहा है 27-28 अरब रुपए, जिसकी वजह से हमसे नहीं हो रहा कंट्रोल। मैंने जो है वो 1499 अरब रुपए सूद भरा था जिस साल में वजीर खजाना था, ठीक है। उसके अगले साल इन्होंने जो है वो 2300-2400 अरब रुपए भराया। तो किस हकीम ने इनको कहा था कि जाके डिवैल्यू
वैल्यू कर दो और पागलों की तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। किसने कहा था कि 13% इंटरेस्ट करो? वो तो अल्लाह ताला ने या पता नहीं किसने हिदायत दी हमारे गवर्नर साहब को, या उनकी नौकरी उनको डर लगी तब जाके इंटरेस्ट रेट कम किया है। ये तो इनकी गलती है ना। आप देख लीजिए कि अगर 7-8% पे इंटरेस्ट होता तो आज मईशत भी बेहतर होती और ये चक्कर भी नहीं होता। आज आप देखें, और शाहजेब भाई आज हवाले का डॉलर है ना 174 रुपए का है, क्योंकि आपने मतलब इंटरेस्ट रेट गलत दे रहे हैं आपने तो मतलब क्या इसमें अच्छाई कर ली है आपने। मतलब फिर इसके महंगाई का दौर आएगा आपका, जब आपने जब सर्कुलर डेट कम करने के लिए आप बिजली बढ़ाने के पर तोल रहे हैं। अल्लाह ना करे कि बिजली के रेट बढ़ाएं, बिजली के रेट बढ़ाएंगे फिर लोग दबेंगे। आप उस पे शौकत अली साहब हैं कायम के, मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम IMF को मनाए भी और बिजली की कीमतों में इजाफा ना भी करें। आखिर में एक और बात है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। आप कहते हैं फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल स्पेस निकाल रहे हैं ना बड़े बैंक्स को सब्सिडाइज करके, जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, इसके अलावा जो इदारे हैं अखुवत वगैरह, उनके साथ मिलकर अगर ये इसमें कामयाब हो जाते हैं कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में, जिसमें किसानों को भी लोन दिए जाएंगे, आम आदमी को लोन दिए जाएंगे, इंटरेस्ट फ्री होंगे, सस्ते होंगे, हुकूमत सब्सिडाइज करेगी, चांस क्या है ऑपोजिशन का? देखिए मेरी बात सुने, अगेन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर तो ये बैंक रिस्क लेके अपना रिस्क लेकर ये देते हैं, नहीं रिस्क गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको भी पता है कि अगर बैंक रिस्क नहीं ले रहा, जो पैसे कमा रहा है, जो बैंक को सस्ता सूद मिलेगा और वो महंगे सूद पे लोगों को देगा, जो भी अगर सब्सिडाइज भी होगा, और अगर बैंक इंटरमीडिएटली पैसे ले रहा है और रिस्क नहीं ले रहा, तो ये जाती है, तो बैंक को आप सब्सिडीज दे रहे हैं। मतलब ये आप क्या कर रहे हैं? सब्सिडीज तो आवाम को दे रहे हैं, नहीं, रिस्क गवर्नमेंट अपने ऊपर, बैंक ले भाई, गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज कर दे इंटरेस्ट को, लेकिन बैंक रिस्क लेना, क्योंकि बैंक का काम होता है, अगर बैंक किसी को इंटरेस्ट देती है, उस पर पैसे कमाती है, तो रिस्क ले। बैंक रिस्क तो नहीं ले रही है, रिस्क तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये तो आप मतलब खैर जो भी मतलब मकसद ये कहने का है कि भाई जब ये चीज़ें होंगी तो देखा जाएगा, लेकिन अभी जब तो है ना वो सिर्फ वादे ही हैं। सर मैं फिर आखिर में आप क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स भी करते हैं, आप जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं आपको नहीं एहसास हो रहा कि लोग ये कह रहे हैं कि हाँ अब चीज़ें बेहतर हो रही, भाई चीज़ें खराब हुई, अब बेहतर। मैं आपको बता दूँ, मैं आपको सीधी बता दूँ, 35 रुपए किलो आटा था, आज 70 का मिल रहा है। 53 रुपए की चीनी 5 साल नवाज शरीफ ने रखी, 5 साल तक 55 पे आया था, 53 पे छोड़ के गया है, आज 120 रुपए की चीनी मिल रही है। घी जो था वो 142 रुपए किलो, तेल था 142 रुपए किलो, आज 320 रुपए किलो मिल रहा है। बिजली के यूनिट जो हैं वो मतलब 11 रुपए से 20 रुपए हो गए। गैस 140% महंगी हो गई है। मुझे ये बताइए कि आम आदमी जो आम वोटर होता है, वोटर की बात कर रहे हैं ना, आम वोटर जो है वो कहाँ से सेटिस्फाई है? क्या दवाइयाँ लेना आसान हो गई है? 500% दवाइयाँ बढ़ा दी हैं आपने किस चीज़ के अंदर महंगाई नहीं आई है? और मुझे बता दीजिए कि किसकी तनख्वाह बढ़ी है महंगाई जितनी? किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ी है। मिस्टर इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया, हुकूमत कॉन्फिडेंट है। मिस्टर इस्माइल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी साहब मौजूद होंगे। क्या जो हुकूमत का कॉन्फिडेंस है वो टैक्स की हद तक वो दुरुस्त है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। हुकूमत खुश है, पूरा एतमाद है। 2 महीने के जो नंबर्स आए हैं, 850 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है, जिसकी वजह से अब हुकूमत कह रही है कि 5800 का टारगेट तो हम अचीव कर लेंगे और या फिस्कल खसारा भी कंट्रोल में रख लेंगे। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर ज़ैदी साहब बहुत शुक्रिया। सर ज़ाहिर है आप इस मामले को अच्छी तरीके से जानते हैं। आप जो पिछले साल टैक्स इकट्ठा हो रहा था उसमें क्या खामियाँ थी वो भी बताते रहे थे। अब 2 महीने 850 अरब रुपए, आपको लग रहा है कि दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, टैक्स भी सही इकट्ठा हो रहा है, टारगेट भी पूरा कर लेंगे? देखिए जो रिफॉर्म है ना, उसका जो टैक्स है वो अभी नहीं अकाउंट फॉर हुआ। ये जो टैक्स आपको आ रहा है ये एक्चुअली जो आपकी ग्रोथ है या इंपोर्ट का इंक्रीज़ है उसकी वजह से टैक्स आ रहा है। और हमने इंपोर्ट की चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट किया था। अभी जो टेक्निकली जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था और जो करेक्शन अभी आने वाली है, ये एक्सपेंशन ऑफ टैक्स बेस है, वो अभी उसके इम्पैक्ट अभी आने हैं। मतलब ये भी मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो रिफॉर्म के प्रोसेस है उसका इंक्रीमेंटल नहीं आया है। मगर ये 5800 की जो फिगर है, ये मैंने अपने जब उस पर लिखा था, मैं 5800 को समझता हूँ कि ये हो जाएगा, 5600 650 हो जाएगा। मतलब मसला नहीं है, हो जाएगा ये। और मैं रिफॉर्म्स की तरफ जाने से पहले उसकी ये जो ग्रोथ है क्योंकि आप पहले लिखते रहे कि ये रुपया क्योंकि डिवैल्यू हो गया है, उसी पे आ रहा हूँ। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है शाहजेब, वो ये है कि इसमें हमारी इंपोर्ट कितनी होगी। अगर हमारी इंपोर्ट $60 बिलियन होती है तो ये तो अचीव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 45% ऑफ टैक्स हम इंपोर्ट से लेते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अगर डिवैल्यूशन भी होती है तो अभी ये पैसे पूरे हो जाएंगे। मगर ये टैक्स कलेक्ट करने का सही रास्ता नहीं है,
क्योंकि इंपोर्ट बढ़ा के अगर हम टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है टैक्स साइड हमारी सेव हो गई, मगर वो हमारा करंट अकाउंट साइड डिस्टर्ब हो जाता है। मेरी फीलिंग ये है कि हमारा प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारी टैक्स बेस इंक्रीज हो और हमारा टैक्स कलेक्शन इंपोर्ट इंक्रीमेंटल इंपोर्ट से नहीं आए, बल्कि हमारा कलेक्शन इंक्रीज द बेस से आए। वैसे तो फिर नए फिस्कल ईयर को, और डायरेक्ट अब एफबीआर में दोबारा नई टीम आ गई है, फाइनेंस में भी नई टीम है, उसमें आपको कुछ नजर आया है ऑन ग्राउंड? नहीं, देखिए रिफॉर्म्स में बेस बढ़, टू बी वेरी फ्रैंकली अभी तक मुझे कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आई जो पास्ट ईयर से डिफरेंट है। मतलब ये मैं नहीं कह सकता कि जी आज आपने, कल तक आप ये कर रहे थे, आज से आपने ये शुरू कर दिया। तो एक स्टेटस क्यों चल रहा है और वो तकरीबन वही चल रहा है। इसमें ठीक है कुछ अफसरान अच्छे बुरे आते रहते हैं, मगर जिससे आप कहते हैं ना कि आपका क्वांटम लीप आता है, तो क्वांटम लीप वाली मुझे कोई पोजीशन अभी नज़र नहीं आ रही है। मगर जिस तरह शौकत तरीन साहब ने अपने बजट में कहा था कि वो एक प्रोसेस लाने जा रहे हैं जिससे वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ लाएंगे, उसका प्रोसेस शुरू होना है अभी। और अगर वो प्रोसेस गवर्नमेंट कर सकती है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंक्रीज आएगा। ये जो इंक्रीज आपने सही कहा कि अभी जो इंक्रीज मुझे नज़र आ रहा है ये इंपोर्ट की वॉल्यूम से इंक्रीज है और इंपोर्ट की जो डॉलर पैरिटी का मसला है उससे इंक्रीज है, जो कि नजर आ रही है आपको। तो इसमें अभी मसला जो आप कह रहे हैं अभी तक आपको नहीं नजर आ रहा ऑन ग्राउंड, तो लैक ऑफ पॉलिसी है या लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन है? पॉलिसी है, अनाउंस भी कर दी है, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि 2-3 बुनियादी चीजें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैक एंड ट्रेस नहीं ला पा रहे हैं, वो काफी टाइम से उसका नहीं ला पा रहे हैं ना जी, एग्जैक्टली। ना हम CNIC को ला पा रहे, ना हम जो आपका डॉक्यूमेंटेशन का जो बैंक अकाउंट से या नादरा का डेटाबेस है वो हम नहीं ला पा रहे। हमें एक कोहेसिव माहौल में स्टेक होल्डर को साथ लेके करना है कि ये जो चीज़ें हम करने जा रहे हैं ये हो जाएगा। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हमारे पास 3.5 लाख गैस और बिजली के मीटर हैं, उनमें से सिर्फ 40,000 सेल्टस में रजिस्टर हैं। अब सवाल ये है कि मैं प्रोविजन लेकर आता हूँ कि मैं काट दूंगा, तो क्या मैं 2 लाख की बिजली काट सकूंगा? ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आज थ्योरेटिकली तो मैं कह रहा हूँ मैं काट दूंगा, और अगर आपने काट दिए और उनको इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपका टैक्स बेस इंक्रीज हो जाएगा। ये वो टिपिंग पॉइंट है जहाँ पर पाकिस्तान का टैक्स मामला आज आ गया है। और ये जो ऑर्डिनेंस आने वाला है ये 3 बुनियादी तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है, और ये बहुत फंडामेंटल नहीं, लॉ की तब्दीलियाँ नहीं है, ये प्रोसेस की तब्दीलियाँ हैं। अब पहली बात तो ऑर्डिनेंस किस हद तक कब आना है, क्या उसकी पोजीशन क्या होगी और उसको हम किस तरह इंप्लीमेंट कर सकेंगे, ये बुनियादी मसला है आगे टैक्स सिस्टम का। अभी तक जो है वो समझ लिया वही चल रहा है जो पहले चलता रहा है। ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ सेल है, ट्रैक एंड ट्रेस है, आपका नादरा का रिकंसिलेशन, ये सब एक ही चीज़ है ना। ये सब मकसद ये है कि आप उसमें से अफसर को निकाल रहे हैं ना। टेक्निकली स्पीकिंग क्या है, इन सबको गौर से देखें, क्योंकि विदाउट ऑर्डिनेंस भी वो कह रहे थे ना मशीनें अब देंगे और ये तेज होगा, अगर उसमें डिले भी हो जाए तो पॉइंट ऑफ सेल मतलब ये देखिए ना शहजाद शाहजेब, इसको देखें तो ये क्या चीज़ है, ये ऑटोमेशन की चीज़ है ना। मतलब पॉइंट ऑफ सेल भी ऑटोमेशन है, ट्रैक एंड ट्रेस भी ऑटोमेशन है, नादरा भी ऑटोमेशन है। तो आप जो ऑटोमेशन का सिस्टम है उसको यूज कर रहे हैं टैक्स के डेटा के लिए। ये एक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। CNIC कार्ड को इस्तेमाल करना है, तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो ठीक है और लॉ भी ठीक आने वाला है। अब जो बुनियादी सवाल है गवर्नमेंट के पास वो ये है कि जब ये चीज़ आएगी तो मार्केट्स के कैसे रिएक्ट करेंगे उनके साथ, क्योंकि हमारी मार्केट्स को हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है कि वो किसी सिस्टम को जो कि ऑटोमेटेड होता है या डॉक्यूमेंटेड होता है उसको रेजिस्ट करती है। अब आप नहीं इंप्लीमेंट कर पाए क्योंकि आप तो पहला साल था हुकूमत का, जब हुकूमत है पॉपुलर होती हैं और अनपॉपुलर डिसीजन ले सकती हैं और रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर सकती हैं। चौथा साल तो और मुश्किल हो जाता है क्योंकि इलेक्शन की तरफ मैंने आपको यही कहा ना, मैंने देखिए मैं पॉलिसी साइड से बिल्कुल मुतमईन हूँ। मेरा सवाल यही है कि क्या 2.5 लाख मीटर को हम काट सकेंगे, सवाल ये है ना, सवाल तो ये है ना इस वक्त। और मगर मेरे हिसाब से एक जिनके नहीं है उनको मौका दे के चलाना चाहिए, कोई हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। देखो ना ये जो काम है, ये जो हमें एक क्रॉसिंग करनी है, आई एग्री टोटली कि चौथे साल में पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो बड़ा स्टेप ले, मगर हम जिस जगह पाकिस्तान आप ये कह रहे हैं कि अगर इस मुल्क ने आगे चलना है, इस टैक्स निजाम ने बेहतर होना तो ये काम कर दें, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। वरना ये दरामदाद के जरिए नहीं दरामदाद पे टैक्स कलेक्ट करके आप नंबर को पूरा कर लें, कर भी लेंगे ना, कर भी लिया आपने तो क्या हासिल कर लिया, देखिए ना कर भी लिया ना आपने तो क्या हासिल कर लिया। अगर 5,000 तक, मेरा सवाल है शाहजेब, अगर 5,800 की जगह पे 5,600 हो जाए या 5,800 की जगह 5,900 हो जाए, इससे पाकिस्तान तब्दील नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान से तब्दील होगा जब पाकिस्तान की टैक्स की बेस बढ़ेगी जो कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ लेके जाएगी। ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम जो है अगर वो आप ले आते हैं 6 इंडस्ट्रीज में तो मैं समझता हूँ आपको बहुत बड़ी इंक्रीमेंटल लीव मिल सकती है।
बहुत शुक्रिया शबरी साहब की राय आपने सुनी। बेशक हुकूमत का चौथा साल हो, मगर वो कह रहे हैं अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है तो ये रिफॉर्म्स हुकूमत कर दे, वरना हर महीने के जो FBR के नंबर्स हैं वो बताते रहें, बरामदात बढ़ रही हैं, जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है, उसका मुल्क को उस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा, आपको टारगेट तो पूरा हो जाएगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान अरबों रुपए की करप्शन, रिश्वत और धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए, हद के इज्जत के दावे किए गए तो उम्मीद की गई कि इन तमाम के सबूत पेश किए जाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो और उम्मीद थी कि तमाम सबूत सामने रखकर जिन पर इल्ज़ाम है उन पर साबित किया जाएगा, मुल्क की दौलत वापस आएगी और लूटने वालों को सज़ा मिलेगी। 2017 में इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि पनामा केस से पीछे हटने के लिए शरीफ खानदान ने उन्हें 10 अरब रुपए की रिश्वत की ऑफ़र की थी। उस वक्त सवाल उठा कि किसके ज़रिए की थी। फिर शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर 10 अरब रुपए के हट जाने का दावा कर दिया और फिर इमरान खान को 10 अरब रुपए की मुबैना पेशकश के हवाले से गुज़िश्ता दिनों एक बड़ा इंकशाफ हुआ। वज़ीर आज़म उस शख्स का नाम सामने ले आए जिसने उनके बकौल शरीफ खानदान की पेशकश उन तक पहुँचाई थी। साथ ही उन्होंने ये भी मान लिया कि उन्होंने एक शख्स से जो सुना उसे बयान कर दिया, यानी सुनी सुनाई बात को आगे बढ़ा दिया। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि शरीफ खानदान ने पनामा केस की पैरवी रोकने के लिए उन्हें 10 अरब रुपए की पेशकश की थी। इसमें शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ हत्या की इज्जत का मुकदमा किया और 28 जुलाई को लाहौर की अदालत में वज़ीर आज़म ने जवाब जमा कराते हुए इस्तदा की कि शहबाज शरीफ का दावा जुर्माने के साथ खारिज किया जाए। लाहौर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में इमरान खान की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि अप्रैल 2017 में इमरान खान ने एक वाक़े को सच समझते हुए बयान किया। इमरान खान का ख्याल था कि ये अवाम का हक है कि उन तक ये वाक़यात पहुँचाए जाएँ ताकि अवाम खुद इस तरह की मालूमात को परख सकें। जवाब में वाक़या बयान करते हुए कहा गया है कि इमरान खान के एक दोस्त उमर फारूक, जिनका नाम उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पोशीदा रखा गया था, इमरान खान से मिलने आए। जवाब के मुताबिक उमर फारूक ने इमरान खान को बताया कि ऐसे शख्स ने उनसे रब्ता किया है जो शरीफ खानदान से भी ताल्लुकात रखता है और ये पेशकश की है कि अगर उमर फारूक इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की पैरवी से पीछे हटने पर राज़ी कर लें तो उन्हें अरबों रुपए अदा किए जाएंगे। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की तरफ से रकम की ऑफर बराह रास्त नहीं आई बल्कि किसी के जरिए आई थी। जवाब में यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने माजी में एक आर्मी चीफ को BMW गाड़ी देने की कोशिश की। शहबाज शरीफ की एक जज के साथ ऑडियो टेप भी मंजर आम पर आ चुकी है। जवाब के मुताबिक इमरान खान ये मालूमात इसलिए अवाम के सामने लाए क्योंकि वो समझते थे कि अवामी मुफाद में है। उन्होंने इसे अखलाकी जिम्मेदारी समझा, इसमें कोई बदनीयती शामिल नहीं थी। जवाब में कहा गया है कि यह बयान बेबुनियाद नहीं है बल्कि इसकी बुनियाद एक वाक़े के पेश आने पर है, यानी उमर फारूक का इमरान खान से मिलना और पेशकश पहुँचाना। जवाब में कहा गया है कि यह बयान हत्या के इज्जत के दायरे में नहीं आता। शहबाज शरीफ ने कानून के मुताबिक 60 दिन में कोई नोटिस नहीं भेजा। शहबाज शरीफ ने 8 मई 2017 को कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए और पूरे किए बगैर लीगल नोटिस भेज दिया। शहबाज शरीफ 2 दहाइयों से सियासी मुखालिफ हैं। वो इमरान खान को बदनाम करने के लिए खुद कई बयानात दे चुके हैं। जवाब में यह भी कहा गया है कि रिश्वत की ऑफर के बारे में जैसे बताया गया उसी तरह बयान दिया गया। शहबाज शरीफ की शोहरत मेरे बयान की बाइस नहीं, किसी और वजह से मुतासिर हुई होगी। शहबाज शरीफ की जानिब से हत्या की इज्जत का दावा झूठा, बेबुनियाद और हक़ाइक़ को मस करके दायर किया गया है। शहबाज शरीफ सियासी मामलात में अदालतों को घसीटना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से दायर किया गया दावा इस अदालत के दायरे अख्तियार में ही नहीं आता। इस दावे को जुर्माने के साथ खारिज किया जाए और शहबाज शरीफ से वकील की फीस भी वसूल की जाए। यानी वज़ीर आज़म के दोस्त उमर फारूक ने वज़ीर आज़म को बताया कि एक ऐसे शख्स जो उमर फारूक और शरीफ खानदान के मुश्तरका दोस्त हैं, उन्होंने उमर फारूक को शरीफ खानदान की तरफ से अरबों रुपए की पेशकश कर दी और कि वो इमरान खान को पनामा केस से पीछे हटने के लिए अरबों रुपए की पेशकश करें। ये सारा मामला उस वक्त सामने आया जब अप्रैल 2017 में इमरान खान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि उन्हें पनामा केस से पीछे हटने के लिए शरीफ खानदान की जानिब से 10 अरब रुपए की पेशकश की गई। आप सोचेंगे मुझे इसने कितने पैसे ऑफर किए होंगे कि मैं आराम से सिर्फ चुप कर किचन में और चुप कर 10 अरब रुपया। अगर वो मुझे ये ऑफर कर सकते सोचे कि बाकियों को ये लागू कितने पैसे ऑफर करेगा। बयान सामने आने के अगले ही रोज हमने प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब से इस बारे में सवाल किया तो उनका क्या कहना था, देखिए। इमरान खान साहब की बहुत सारी मिसालें हैं माजी करीब की। तो दिल चाहता है इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी पर 35 पंक्चर का, कभी नजम सेठी साहब पर लगाया, कभी इफ्तिखार चौधरी साहब पर लगाया, कभी इलेक्शन कमीशन पर लगाया, कभी किसी मीडिया हाउस पर लगाया। इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, सबूत वो कोई देते नहीं है और फिर बाद में कह देते हैं वो ऐसी बाय द वे बात कर दी थी, उसका कोई सबूत नहीं था, वो तो सियासी बयान था। तो जो माजी करीब की खान साहब की अपनी मिसालें हैं जिसमें सबूत वो कोई देते नहीं और ऐसे ही कहते रहते हैं और माजर के साथ जिसमें पगड़ियाँ उछालते हैं लोगों की और बात कर देते हैं, तो उसके पैराए में देखूँ मैं खान साहब के बयान को। सियासत में इल्जामात लगते हैं और इल्जामात के दिफा आते हैं। लोग हैं वो ये देखते हैं कि जो इल्जाम लगाने वाला है उसका क्या किरदार है और जिस पे इल्जाम लगाया गया है उसका क्या किरदार है।
और लोग फैसला करते हैं कि किसकी क्या हैसियत है। मामला इमरान खान साहब ने उठाए हैं, इमरान खान के करैक्टर का भी लोगों को पता है, जिनके ऊपर लग रहे हैं उनके करैक्टर का भी लोगों को पता है। जैसा मादूद के साथ सियासत में इल्जाम लगाने के साथ अगर खान साहब ने पनामा पर लगाया, पनामा आया तो खान साहब गए ना अदालत में सबूत लेके, बाकी लोगों के ऊपर खान साहब ने इल्जाम लगाया और वो लोग अदालत में गए। इफ्तिखार चौधरी से लेकर नजम सेठी से लेकर मीडिया हाउसेज, खान साहब नहीं जाते। खान साहब ने इतना सीधा सीधा इल्जाम लगाया है, 10 अरब रुपए का इल्जाम है इस पर, तो नवाज शरीफ की और शरीफ खानदान की पूरी सियासत फारिग हो जाएगी और शहबाज शरीफ की, तो इसका तो उन्हें फौरी तौर पर नाम बताना चाहिए और सबूत देना चाहिए, सारा का सारा मामला एक्सपोज करें। अगर बंदे ने सच बताया तो उसे क्या डर है फिर? कई जगहों पे आपके ताल्लुकात हैं, आपको हजार चीजें हैं जो लोग पता होंगी जर्नलिस्ट के शोबे से हटके भी, लेकिन आप कदर करते हैं उन दोस्तों की या उस बातों की जो आपके तक पहुंची हैं, और आप वो बात ओपनली नहीं करेंगे क्योंकि आप एक हमारे और रिश्ते भी तो है ना। नहीं सब माजे के साथ, मगर बगैर तहकीक के लोगों की पगड़ियां भी नहीं उछालूंगा। ये नहीं होगा कि एक फला ने फला को बताया, फला ने ब्रिगेडियर सिम्पसन को बताया, इसलिए मुझे पता चला कि 35 पंक्चर लगे थे और मैं बोलता रहा मगर वो सियासी बयान था। अब फला ने फला को बताया, फला फिर मेरे पास आया और 2 हफ्ते पहले बताया कि 10 अरब रुपए का था, फिर पगड़ियां भी नहीं उछाली जाएंगी। जो सब माजे के साथ लाइसेंस नहीं है किसी के पास पगड़ियां उछालने का, वरना नाम बताएं, सबूत दें। अगर आपको करोड़ों रुपया कोई ऑफर करे और दरमियान में ऑफर करने वाला ये हो कि वो आपका भी बहुत गहरा दोस्त हो और करने वाले का भी बहुत दोस्त हो, आप दरमियान वाले बंदे को खामखा रगड़ दें। जिसने किया है उसका नाम बताएंगे ना, जिसको ऑफर हुई है वो बता रहा है, जिसने ऑफर किया है वो बता रहे हैं, जिसको जब लगेगा कि बताना मुनासिब है तो बता देंगे, ऐसी कोई बात। अच्छा, अभी इल्जाम लगाना मुनासिब लगा, उसका नाम बताना मुनासिब नहीं लगा, और आपने कहा कि करोड़ रुपए कोई ऑफर करे जो दोनों का दोस्त हो। अब एक ऐसा शख्स है जो शहबाज शरीफ साहब का भी बहुत गहरा दोस्त है, जो इमरान खान साहब का भी बहुत गहरा दोस्त है। इस शख्स को शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम बहुत मुश्किल में है, हमारा खानदान, इसलिए 10 अरब रुपए की ऑफर लेके इमरान खान साहब के पास चले जाओ। मगर ये गहरा दोस्त इतने अरसे तक इमरान खान साहब के पास नहीं आया, हालांकि खान साहब का भी बहुत गहरा दोस्त है। फिर अचानक 2 हफ्ते पहले मिलने आया और उसने बताया कि जो मेरा दूसरा गहरा दोस्त है वो बहुत तकलीफ में था, तो उसने 10 अरब रुपए की ऑफर की थी, जो मैंने आपको नहीं बताई। हालांकि आप भी मेरे बहुत ज्यादा गहरे दोस्त हैं, मगर ऐसे ही बता रहा हूँ, मिलने आया हूँ तो बाय द वे ये लॉजिक है आपकी, ऐसे हुआ हो सकता है, मुमकिन है दोनों का बहुत गहरा दोस्त हो, और ऐसे दोस्त होंगे 100% को मेरा ख्याल है। बहुत सौ को तो आप भी जानते हैं, जो परवेज मुशर्रफ साहब के भी बहुत गहरे दोस्त हैं, नवाज शरीफ साहब के भी गहरे दोस्त हैं और खान साहब के भी गहरे दोस्त हैं। ऐसे बेशुमार लोगों को आप भी जानते हैं, ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ। और फिर 4 साल बाद पहली दफ़ा यह मौका आया जब इमरान खान उस शख्स का नाम सामने लाए हैं जिसके बारे में उनका दावा है कि उसने शरीफ खानदान की ऑफर उन तक पहुंचाई थी। अप्रैल 2017 में ही काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा था कि अगर उस शख्स का नाम बताया तो वो फंस जाएगा। नाम क्यों नहीं ले पा रहे? मैं इसलिए नहीं ले रहा कि वो उस बेचारा वो फंस जाएगा। उसने जिस तरह के मुझे उन्होंने बताया, मियां साहब का नाम लेके उन्होंने आपसे कहा कि वो आपको ऑफर करना चाहते हैं? उन्होंने मियां साहब का नाम नहीं, उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से ऑफर आई है। एक्चुअली तो सारा शरीफ खानदान है और उनकी डायरेक्ट मियां साहब से नहीं है, दूसरी तरफ है। दूसरी कौन सी तरफ? शहबाज शरीफ की तरफ। अच्छा, उनकी तरफ। कितना अर्सा? उनको ऑफर तो पहले की आई थी, उसने मुझे आदमी ने अभी बताया। अभी कितना अर्सा? 2 हफ्ते पहले। फैसले से कुछ दिन पहले की बात नहीं, मुझे उसको ऑफर पहले की आई हुई है, उसको पहले की उसने मुझे बताया ही नहीं। वो मुझे मिलने आया तो मुझे उसने बताया। हालांकि उस वक्त भी सवाल उठा था कि अगर शरीफ खानदान ने ऑफर पहुंचाई थी तो शरीफ खानदान को तो उस शख्स का नाम पता ही होगा, आवाम को क्यों नहीं बताया जा रहा है। लेकिन अब बिलाखिर वज़ीर-ए-आज़म उस शख्स का नाम सामने ले आए। मगर उनका अब भी यही कहना है कि उनके एक दोस्त को किसी शख्स ने शरीफ फैमिली की ऑफर पहुंचाई जो उसने उन तक यानी इमरान खान तक पहुंचा दी। इसी तरह का मामला 35 पंक्चर लगाने के इल्ज़ाम पर भी सामने आया। इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि 2013 के इंतखाबात में पंजाब के निगरान वज़ीर आला नजम सेठी ने नवाज शरीफ को बताया कि उन्होंने 35 पंक्चर लगा दिए हैं, फिर बार बार ये बयान दोहराया और बयानिए का हिस्सा बनाया। नजम सेठी की भी चिड़िया ना, मेरी भी एक चिड़िया थी। उसने कहा जनाब एक एम्बेसडर ने बता रहा था एक आदमी को, एक बड़ा टॉप पॉलिटिशियन को, कि 35 पैंचर क्या होते हैं। पैंचर को हमारी इंटेलिजेंस से पकड़े हैं, ये रिकॉर्ड किया कि 35 पैंचर। नजम सेठी बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, जी मैं तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, 11 की रात 35 पैंचर मियाँ साहब मैं ला देते ने। 35 पैंचर, इसका मतलब पंजाब में 35 हल्कों में काम किया है और इसलिए अभी तक 4 हल्के नहीं खुल रहे। वो जो चिड़िया बैठी है मेरे पास, वो जो मेरी चिड़िया है, वो इंशाल्लाह आपको दिखाएगी, बता देगी कि क्या होगा। 35 पंक्चर तो वाज़े तौर पे मुलव्वस थे। तीसरा जो खिलाड़ी इसमें था वो 35 पंचर वाले नजम सेठी साहब, केयरटेकर गवर्नमेंट वाले। लेकिन जब इस बयान पर शोर उठा, इमरान खान से इस इल्ज़ाम का सबूत मांगा गया, तो उन्होंने जियो न्यूज़ पर हामिद मीर को इंटरव्यू में कह दिया कि ये एक सियासी बयान था। हमने तो 35 पंचर लेके नहीं है, तो सियासी बात है ना।
असल चीज तो प्रूफ देनी थी। अच्छा 35 पैंतीस सियासी बात थी, मान गया सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तज़ा पोया से सुना तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पैंजर बन गया। अच्छा नजम सेठी ने भी इमरान खान के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा किया। ये मामला अदालत में जेर समाअत है, लेकिन अभी तक इल्जामात का कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। मगर फिर जहांगीर तरीन साहब ने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में 2013 के इलेक्शन में हार की क्या वजह बताई, देखिए। 2013 की इलेक्शन हुई, हम बुरी तरह हार गए, ठीक है। धांधली हमने छोड़ किया, धांधली हुई मगर चंद सीटों पे हुई। मैं सिर्फ चंद सीटों पे थी। सुने ना मेरी बात, मैं अब खुल के बात कर रहा हूँ। मैं गया खान साहब के पास, मैंने कहा जी हमने अगली इलेक्शन जीतनी है, इस तरह जिस तरह हमने पिछली इलेक्शन लड़ी है और हमें टिकट दिए हम नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा मतलब क्या तुम्हारा? मैंने कहा जी ये पंजाब का डेटा है, बाकी सूबों को भी दिया, मैं सिर्फ पंजाब का बता रहा हूँ। 50% सीटें 2013 में हम जब आ रहे 50%, उसमें हम सेकंड में नहीं आए, हम टेबल पे नहीं थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ थे। और अगर आप पैमाना लगाएं कि जहाँ सेकंड आए हों मगर कम से कम 20% आपको वोट मिला हो, वो 66% ऐसे थे जहाँ हमें 20% भी नहीं मिला। मैंने कहा जी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कैंडिडेट गलत थे, हमने कैंडिडेट चेंज करने हैं। ये पंजाब है, यहाँ पॉलिटिकल फैमिलीज़ हैं, जब तक हम पॉलिटिकल फैमिलीज़ को नहीं लेके आएंगे आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। वज़ीर-ए-आज़म माजी में मुल्क का हज़ारों अरब रुपया बाहर पड़ा होने के दावे करते रहे। कभी कहा कि 1000 अरब रुपए हर साल मुल्क से बाहर जाता है, कभी कहा मुल्क का 30,000 करोड़ रुपया बाहर पड़ा हुआ है, कभी बताया कि शरीफ खानदान 1000 अरब रुपए बाहर ले गया है, कभी कहा कि नवाज शरीफ 300 अरब रुपए बाहर ले गए। 1000 अरब रुपया जब इस मुल्क का हर साल चोरी होकर बाहर जाता है, आपको अंदाजा है पाकिस्तान जब हर साल बेकारियों की तरह भीख मांगता है और कर्जे लेता है, इस कौम को गुलाम बनाता है। हर साल पाकिस्तान से 1000 अरब रुपया चोरी होकर मुल्क से बाहर जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग 10 अरब डॉलर की हर साल मनी लॉन्ड्रिंग। पब्लिक का 30,000 करोड़ रुपया बाहर गया हुआ है और वो किसकी हिफाजत कर रहे हैं? एक मुजरिम की। चोरों को आप बचा रहे हैं। कोई आदमी 300 अरब रुपया इस मुल्क का लूट के मुल्क से बाहर ले जाए और जवाब देना और कहे मुझे क्यों निकाला है। क्या आपको पता है कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला? क्योंकि मियां साहब 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर गए। 300 अरब रुपया मुल्क का बाहर लेके जाता है, उसको 40 गाड़ी का प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर देता है मुल्क का। आप गॉडफादर के 300 अरब रुपए चोरी का बचाने के लिए खड़े हो रहे हो। एक बहुत बड़ा कौम का मुजरिम 300 अरब रुपया चोरी करके वापस आ रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं देखना चाहता हूं कौन लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। इंसान नहीं कर सकते, सिर्फ गधे कर सकते हैं। लेकिन ना तो ये हज़ारों अरब रुपया वापस मुल्क में आया, ना ही इतना पैसा मुल्क से बाहर होने का सबूत सामने लाया गया, ना अदालतों में या नैब में ऐसा कोई केस ज़ेर समाअत है। और ये 300 अरब रुपए, इतने सारे पैसे, ये अमाउंट आया कहाँ से था? कैसे इतने बड़े बड़े दावे किए जाते थे? ये सवाल भी हमने सामने रखा था। जहांगीर तरीन साहब को सुप्रीम कोर्ट ने झूठा करार दिया है, डिस्क्वालीफाई किया है, उनकी सिर्फ एक रिव्यू बाकी है और आपकी पार्टी कहती है क्योंकि रिव्यू बाकी है इसलिए खान साहब के राइट हैंड पर खड़े होते हैं। तो एक के खिलाफ अदालत फैसला दे तो राइट हैंड पे खड़ा होता है, दूसरे के कारकुन उसे इस्तकबाल करने जा रहे हैं जिसकी 2 अपीलें मौजूद हैं, वो सियासी गधे। अच्छा, कितने पैसों का इल्जाम है जहांगीर तरीन साहब के ऊपर कि वो लूट के बाहर ले गए? नवाज शरीफ साहब पर कितने रुपए का इल्जाम लगाया है एहतसाब अदालत ने कि उन्होंने करप्शन की? 3000 करोड़ रुपए का। एहतसाब अदालत के फैसले में और सुप्रीम कोर्ट के उससे पहले वाले फैसले में 3000 करोड़ रुपए कहां लिखे हैं एग्जैक्टली? आप एवन फील्ड एवेन्यू का केस पढ़ने की जहमत करें ना। आपको मैं जो अकाउंट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो मैं आपको भिजवा दूंगा, आप उनको गौर से देख लें और देखिए कि कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं। सिर्फ एक घर जो है वो 60 करोड़ रुपए का ले लिया, वन हाइट पार्क है। अभी भी आप 60 करोड़ की बात कर रहे हैं, मिसाल 3000 करोड़ की दे रहे हैं। आपने कहा कि जहमत करे पढ़ने की, मैंने पूरा केस पढ़ा है, आपने कौन सा वाला केस पढ़ा है? मैं अभी भी कह रहा हूं आपसे, कहीं 3000 करोड़ रुपए नहीं लिखा हुआ, ये आप कह रहे हैं। मैंने आपको 10 दफा व्हाट्सएप किया है, वो आप हिसाब करवा लें। मतलब अदालत की वेबसाइट पर है, वो पढ़ लें आप जाके। 3000 करोड़ रुपए कहीं नहीं है, ये आप लोग कहते हैं, इमरान खान और आप कहते हैं कहीं नहीं है 3000 करोड़ रुपए। ठीक है, सारे इल्जामात का ये हाल है। इमरान खान साहब की अब हुकूमत है, 3 साल से इदारे उनके मातहत हैं। ये सारी की सारी चीज़ें साबित होने चाहिए ताकि अब आपको पता चले कि सच क्या है और उनका पैसा अगर लूटा गया है तो वो वापस आए। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।